हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा डे 3 कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, जहां आज हम लोग करने वाले हैं। ये हम लोग बिजनेस फाइनेंस की एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए है। अपकमिंग एग्जाम जो है हमारा, तो उसी में आज हमारा जो डे 3 है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में, जहाँ पे इररिलेवेंस थ्योरीज, रिलेवेंस थ्योरीज की बात होगी और कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स होंगे, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि नेट और जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसा कि तुम्हें पता हो कि लास्ट सेशन में हमने देखा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हमने बात की थी कि हमारा कॉस्ट क्या होता है, हमारे कैपिटल को रेज करने की एक्चुअल में हमारी कॉस्ट क्या होती है। तो उसी को समझते हुए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें कितना डेट का पोर्शन लाना है, हमें कितना इक्विटी का पोर्शन लाना है, या फिर मैं आसान भाषा में कहूँ, कितना मुझे ओनर का पैसा यूज करना है और कितना मुझे बाहर से पैसा लाना है। ये हमें बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक एग्जैक्ट मिक्स है या फिर एक प्रोपोर्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेस का। बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है लॉन्ग टर्म सोर्सेस का, ऑफ फंड्स यूज्ड बाय अ कंपनी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं एक हम। मान लो तुम्हें एक रेस्टोरेंट ओपन करना है चेन्नई में, और उसके लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब यहाँ पे तुम 1 करोड़ रुपए जो तुम्हारे पास है, इसमें तुम क्या करोगे? 60 लाख जो है कहां से लाओगे? अपने सेविंग्स का इस्तेमाल करोगे, अपने इक्विटी का इस्तेमाल करोगे। और वहीं जो बाकी के 40 लाख हैं, ये तुम लोन ले लोगे, मतलब ये तुम एज अ डेट लोगे। तो ये जो 60-40 का रेशियो बना, यही तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? मिक्स है लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का। क्लियर है? अब एक चीज समझ लेना, जब कैपिटल स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हें यह बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा? लॉन्ग टर्म ही होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। ये इसके अंदर जो देखो, हमारा बैलेंस शीट होता है, इसमें जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है, वो पूरे बैलेंस शीट का हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा। ब्रॉड कंसेप्ट है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट आता है, इक्विटी आता है, शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज भी आती हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए। ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो वो थोड़ा सा नैरो कंसेप्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये हमारा जो शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी है वो नहीं होता। उसके अंदर तुम्हें लॉन्ग टर्म डेट तो देखने को मिल जाएंगे, इक्विटीज देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जितने भी करंट लाइबिलिटीज हैं वो तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। तो फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं, तब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर आता है। तो ये चीज बेसिक सी बात है, ध्यान में रखते हुए चलना। एग्जाम्पल से एक और इसको समझ सकते हो तुम कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारा जस्ट एक पार्ट है। जैसे समझते हैं कैसे, अगर एक हम ओवरऑल पिज्जा की बात करें, तो ओवरऑल जो पिज्जा है, ये हमारा क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। अब इस पिज्जा में कई स्लाइसेस होती हैं। अब इस पिज्जा के जो कई स्लाइसेस हैं, उनमें से एक स्लाइस हमारा क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है। आ जाओ, नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आता है कैपिटलाइजेशन का। कैपिटलाइजेशन होता क्या है? देखो, कैपिटलाइजेशन जहां पे भी देखो, समझ लो वहां पे बात हो रही है क्वांटिटी की, कि मतलब तुम्हें कितनी क्वांटिटी चाहिए, टेल्स यू द अमाउंट, टोटल अमाउंट तुम्हें कितना चाहिए लॉन्ग टर्म फंड्स का। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है प्रोपोर्शन, मतलब क्वालिटी, मतलब मिक्स उन फंड्स का। एग्जाम्पल से समझना, रिलायंस ने 500 करोड़ रेज किए, ठीक है, थ्रू इक्विटी एंड 500 करोड़ थ्रू डिवेंचर्स। तो कैपिटलाइजेशन क्या कहेगा? कि तुम्हारा टोटल अमाउंट 1000 है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहेगा? कि 50% तुमने इक्विटी लिया और 50% तुमने डेट लिया। लेकिन कैपिटलाइजेशन कहता है कि तुमने 1000 करोड़ टोटल अमाउंट लिया। तो कैपिटलाइजेशन सिंपल सी बात है, बताता है क्वांटिटी, और कैपिटल स्ट्रक्चर कहां से ला रहे हो, मिक्सचर कैसा है, क्वालिटी कैसा है, ये बताता है। ठीक है। चलो, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट इसी में कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मतलब हमें कितना डेट लाना चाहिए, कितना इक्विटी लाना चाहिए, एक परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मुझे ये बताओ। तो देखो, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, ये परफेक्ट ड्रीम मिक्स होता है। ठीक है, किसका किसका? डेट का और इक्विटी का, जो कि आपको मैक्सिमम वैल्यू दे, आपकी फर्म की जो वैल्यू है मैक्सिमाइज हो जाए, और आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो। मतलब
फर्म की जो वैल्यू हाई रहे, पी स्टैंड्स फॉर वैल्यू और केओ स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहां पे आपकी फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज हो और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपका कम होता जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो पहला आता है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आपकी अर्निंग पर शेयर जरूर से जरूर मैक्सिमाइज होनी चाहिए। चाहे आप कितना पोर्शन डेट का लगा रहे हो, कितना पोर्शन आप इक्विटी का लगा रहे हो, वो तो मैटर करता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे। दूसरा, सॉल्वेंसी, आपको इतना डेट नहीं लगाना है अपनी फर्म के अंदर कि आपको बैंकरप्ट वाली सिचुएशन देखने को मिल जाए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जब चाहे आप ज्यादा फंड्स रेज कर सको और कंट्रोल भी हो, मतलब आप इतना इक्विटी ना ले आओ कि आपकी वोटिंग पावर्स ही डाइल्यूट हो जाए। तो ये सारी चीजें तुम याद रखना। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऑप्टिमल पॉइंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए तुम्हें समझना होगा अलग अलग थ्योरीज जो कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया है। आओ चलो स्टार्ट करते हैं अपने उन सारे थ्योरीज को। उससे पहले ये फॉर्मूला, कोर फॉर्मूला जान लो। फर्म की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी प्लस डेट लेते हैं। ये अभी मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। चलो, यहां से हमें शुरू करना है रिलेवेंस वर्सेस इररिलेवेंस थ्योरीज की, हम लोग यहां से बात करेंगे। अब देखो, पहला जो है रिलेवेंस थ्योरी क्या कहता है कि हाँ, ये जो मिक्स है ये मैटर करता है। क्या मैटर करता है? किसका मिक्स? कैपिटल स्ट्रक्चर का मैटर करता है मिक्सचर यहाँ पे। लेकिन जो हमारे इररिलेवेंस थ्योरीज होती हैं, वो कहता है नहीं, मिक्स तो हमारा मैटर नहीं करेगा। ये जो थ्योरीज हैं, जहां पे तुम देखोगे कंप्लीटली कि जो डेट और इक्विटी होती है, ये आपकी फर्म की वैल्यू को चेंज कर सकती है। ये कहता है हमारा रिलेवेंस थ्योरी। लेकिन इररिलेवेंस थ्योरी कहता है कि नहीं, आप चाहे डेट में चेंजेस कर लो, इक्विटी में चेंजेस कर लो, आपको कोई भी आपके फर्म की वैल्यू में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? एग्जैक्टली जैसे पहले चाहे 10% डेट इस्तेमाल कर लो और 90% इक्विटी इस्तेमाल कर लो, फर्म की जो वैल्यू है वही सेम की सेम रहेगी और ओवरऑल ऑफ कॉस्ट 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 ऑफ कैपिटल मतलब केओ भी है, वो ही सेम रहेगी। तो इसमें देखोगे दो अप्रोचेस हैं, नेट इनकम अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। और इररिलेवेंस थ्योरीज में है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदिल गिलानी मिलर अप्रोच, विदाउट टैक्स वाला। समझते हैं एक-एक करके। अच्छा, सबके देखो कौन-कौन से क्रिएटर्स हैं, इनका तुम्हें नाम रखना होगा। नेट इनकम अप्रोच जो है डेविड डुरान ने दिया है। नेट ऑपरेटिंग इनकम भी डेविड डुरान ने दिया है जो कि इररिलेवेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच एज़रा सोलोमन ने दिया है और मोदिल गिलानी मिलर ने दिया है। अब देखना, डेविड दुरान ने यहाँ पे 2 कंप्लीटली अपोजिट थ्योरीज बनाए। उनको बाद में जाके चीजें रियलाइज हुई तो फिर उन्होंने थ्योरीज में चेंजेस करे। ठीक है, तो एक-एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेट इनकम अप्रोच से। दिस इज रिलेवेंस थ्योरी। सबसे पहली बात, जहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है। लॉजिक सिंपल समझना कि मैंने तुम्हें पिछले सेशन में भी बताया था कि डेट हमारे लिए क्यों सस्ता होता है, क्योंकि हमें वहां पे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, टैक्स शील्ड वाली बात वहां पे हो जाती है। तो देखो, यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि डेट जो है हमारा, वो एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है इक्विटी के कंपैरिजन में। तो मैं कह सकता हूं हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट होगा ये कम आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कॉस्ट ऑफ डेट से रिप्लेस कर देंगे और ओवरऑल हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो क्या होगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज डेट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल्स और आपकी फर्म की वैल्यू राइज हो जाएगी। So according to the net income approach, to maximize the firm value, a company should use 100% of debt. जितना ज्यादा डेट उतनी अच्छी आपकी कंपनी की वैल्यू। ये कहे थे डेविड डुरान नेट इनकम अप्रोच के अंदर। सिंपल सा बात, कहानी उनके हिसाब से इक्विटी महंगा है और कोई लॉजिक यहाँ नहीं लगता है, डेट सस्ता है, तो बस डेट लगा दो, सारे अपने इक्विटीज हटा दो, आपकी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और फर्म का वैल्यू जो है बूम कर जाएगा। तो ये था हमारा नेट इनकम अप्रोच। फिर कुछ एजम्पशंस हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। पहला एजम्पशन था कि हमारा जो डेट है हमेशा सस्ता होगा इक्विटी से। दूसरा, कोई भी टैक्स नहीं होगा, ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे टैक्स नहीं है। तीसरा, रिस्क परसेप्शन जो है कांस्टेंट रहेगा। इसको समझने वाली बात है। इसको कहा गया कि बिगेस्ट फ्लॉ था इस थ्योरी का ये। उन्होंने ये मान लिया कि अगर फर्म 90% भी डेट का इस्तेमाल करती है ना, तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे, कुछ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, उनको डर नहीं लगेगा। उनको कुछ भी टेंशन नहीं होगा कि ऐसे में हमारा जो डिविडेंड है ये जा सकता है, हमें फायदा क्या होगा।
उनका यही मानना सबसे गलत था। देयर रिक्वायर्ड रिटर्न दैट इज केई रिमेन्स परफेक्टली कांस्टेंट, लेकिन इन रियलिटी तुम देखोगे, अगर आप कंपनी में ज्यादा डेट लगाने लग जाते हो, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पैनिक क्रिएट करने लगते हैं और आपसे वो ज्यादा रिटर्न डिमांड करते हैं। रियलिटी में ये होता है। तो यहीं पे हमारा जो नेट इनकम अप्रोच था ये फेल हो गया था। तो ये चीज याद रखना, तीन assumptions: KD is less than KE, no taxes and risk perception remain constant। ग्राफ देख लो, ओवरऑल कैसे हम लोग जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होते जा रही है। दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI, जो कि दिया था डेविड डुरांड ने। यहाँ पे उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इररिलेवेंस होती है, वो फर्म के लिए मैटर नहीं करता है, फर्म की वैल्यू पे उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। लॉजिक समझते हैं। उनका कहना था कि ठीक है, डेट सस्ता है, मैंने ही तुम्हें बताया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ज्यादा ज्यादा डेट ऐड करते जाएंगे तो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ती जाएगी। अब इक्विटी शेयर होल्डर जैसे ये रिस्क को नोटिस करेंगे, वो हमसे ज्यादा डिमांड करेंगे, रिटर्न ज्यादा रिटर्न मांगेंगे हमसे। तो जो हमें बेनिफिट मिलने वाला था डेट के सस्ता होने से, डेट की वजह से फर्म का जो वैल्यू कम हो रहा था, अब ये एग्जैक्टली कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पेनल्टी पे करनी पड़ रही है अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के फॉर्म में। समझ में आया? देखो, डेट के लाने से तुम्हारे फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कम हुआ, ठीक है, यहां फायदा तुम्हारे लिए हो गया। लेकिन अब तुम्हें अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न्स भी तो ज्यादा देना होगा, क्योंकि उन्हें डर लगेगा इररिलेवेंस हो रहा है यहाँ पे चीजें। तो ये जो हमें बेनिफिट मिलने वाला था ये ओवरऑल क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो नेट इनकम ऑपरेटिंग इनकम में तुम यही समझोगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता है। मतलब इसकी जो रिलेवेंसी और इररिलेवेंस की मैं बात कर रहा हूं, उस पे फर्म के वैल्यू पे उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है, इसीलिए हमारा ये थ्योरी होता है इररिलेवेंस। assumptions: ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो जाएगा, डेट कांस्टेंट हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन लेवरेज। जैसे जैसे तुम डेट बढ़ाओगे रिस्क परसेप्शन बढ़ेगा और तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा रिटर्न, और कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है। अब चाहो तो तुम इसको समझ सकते हो, एनआई अप्रोच जो था ये बॉटम अप था और एनओआई जो था वो टॉप टू डाउन वे था। कैसे समझना? सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है, फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद फर्म का वैल्यू ऑफ डेट दिया रहेगा और फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेट। अब इससे तुम क्या निकाल लोगे, अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पे ईबीआईटी अपॉन में फर्म की वैल्यू। अब यहां पे एनओआई में तुम देखोगे कि सबसे पहले हम लोग फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे? ईबीआईटी अपॉन में कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब तुम्हारे पास जो डेट है वो दिया रहेगा, इससे तुम इक्विटी निकाल लोगे। इक्विटी निकाल लोगे ना, फर्म का वैल्यू तुम्हें पता है और डेट उसमें से माइनस कर दोगे, पता चल जाएगा इक्विटी कितना है उसमें। फाइनली तुम्हारे पास न्यू के ही आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन में इक्विटी। ठीक है? तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच था और ये बॉटम अप्रोच था। ग्राफ देख सकते हो कि कैसे, ठीक है, तुम जैसे जैसे डेट का पोर्शन यहाँ पे भले ही कांस्टेंट रखो, बढ़ाते जाओगे फिर कांस्टेंट कर दोगे, तो हमारी जो ओवरऑल जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ये राइज करने लग जाती है। अच्छा, तीसरा ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि एजरा सोलोमन ने दिया था, ये एजरा सोलोमन के हिसाब से रिलेवेंस था, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा रिलेवेंस है, और ये रिलेवेंस थ्योरी के अंदर आता है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकलिटी लगाई, रियल वर्ल्ड अप्रोच लगाया। यहाँ पे एनआई, ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनआई और एनओआई के बीच का ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन है। क्या है? कॉम्प्रोमाइज्ड है। समझना कैसे? उन्होंने कहा, आप अगर एक फॉर्म में एक लेवल तक डेट लाते हो तो आपकी कंपनी के लिए वो अच्छी बात है, लेकिन उस जैसे ही लेवल को क्रॉस करते हो तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। एग्जाम्पल समझना, डेट जो होता है, डेट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मान लो वो एक नमक की तरह है। अब हम अपने खाने में एक मात्रा अनुसार ही डालेंगे। अब जैसे ही उस मात्रा अनुसार को हम एक्सीड करते हैं तो हमारा खाना खराब हो जाएगा। तो बस वही सी बात है कि अगर हम लिटिल डेट लगा रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही अगर हम पूरा डब्बा ही उलट देंगे उसमें नमक का, मतलब बहुत ज्यादा डेट लगा देंगे, तो वहां पे हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो खराब हो जाएगी।
समझना कैसे। 3 स्टेजेस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। पहला स्टेज आता है गुड स्टेज। तुमने डेट इंट्रोड्यूस किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगी, लेकिन जो डेट का जो चीपनेस होगा, सस्तापन होगा, वो उसको ओवर पावर कर देगा, ओवरकम कर जाएगा। तुम्हारी क्या होगी? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। स्टेज 2 आए, आ जाओ, ऑप्टिमल। डेट इज इंक्रीज्ड फर्दर, ठीक है? जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो शार्पली बढ़ राइज करेगा, और जो हमारा जो बेनिफिट होगा डेट का, वो एग्जैक्टली क्या करेगा? ऑफसेट कर देगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, मतलब बैलेंस आउट कर देगा, खत्म कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो तुम्हारा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, और फर्म की वैल्यू जो है अपने पीक पे आ जाएगी। अब स्टेज 3 आता है बैड। अगर तुम यहां भी डेट लगा रहे हो, तो तुम्हारी जो बैंकरप्ट होने के चांसेस रहेंगे, रिस्क रहेंगे, वो बढ़ जाएंगे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट दोनों शूट अप कर जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, और फर्म की वैल्यू जो है वो क्रैश कर जाएगी। तो हमें डेट कहां पे रोकना है? तो स्टेज 2 पे ही हमें डेट को रोक देना है। ठीक है? क्लियर है? ग्राफ तो देखो थोड़ा-सा गलत बन गया है। गलत क्या मतलब, ऐसे मैं तुम्हें समझाऊँ, तो ये ग्राफ है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर अचानक से यहाँ पे शूट अप तुम्हें देखने को मिलता है। यहाँ पे 1 मिनट, ऐसे एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होना चाहिए, मैं तुम्हें बताऊँगा ड्रॉ करके। ये ग्राफ है, पहले हमारा क्या होगा? ये कम होगा, ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा, ये फिर अचानक से शूट अप कर जाएगा। और इसकी अगर हम लोग बात कर लें, ये थोड़ा-सा धीरे-धीरे, हल्का-हल्का बढ़ता भी जाएगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात होती है कि हमारा जो ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, ब्लू कलर वाला जो था कॉस्ट ऑफ इक्विटी था, और हमारा जो ग्रीन था मतलब ये वाला, ये हमारा क्या है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है? तो यू शेप्ड ट्रेडिशनल में हम लोग किस शेप का देखते हैं? यू शेप्ड ग्राफ हमें देखने को मिलता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। तो रिलेवेंस था, एज़रा सोलोमन ने बोला कि एक हद तक डेट सही है, उस हद को आप क्रॉस करते हो तो आपके लिए हानिकारक है। आ जाओ, नेक्स्ट आता है मोदिल गिलानी मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं। मोदिल गिलानी मिलर अप्रोच, ये बहुत ही फेमस थ्योरी है कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। इन्होंने नोबेल प्राइज इसके लिए जीता था। समझते हैं, थोड़ी बात इसको अच्छे से जानते हैं। 1958 में जो मोदिल गिलानी मिलर थे, उन्होंने एनओआई से एग्री किया कि हाँ, मैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, वो कंप्लीटली इर्रेलेवेंट है। लेकिन जैसे-जैसे डुरांड ने अज़्यूम किया था, एमएम एक्चुअली प्रूव्ड इट मैथमेटिकली यूजिंग अ कांसेप्ट कॉल्ड आर्बिट्रेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि किस थ्योरी में आर्बिट्रेज का कंसेप्ट लाया गया था, या आर्बिट्रेज कंसेप्ट को यूज किया गया था। तो इसमें दो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस 1 1958 में, और हाइपोथेसिस 2 1963 में। अब पहला जो हमारा हाइपोथेसिस था उसमें टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन हाइपोथेसिस 2 में टैक्स हुआ करता था। रिजल्ट क्या हुआ कि ये थ्योरी हमारे लिए इररिलेवेंट हो गई। फर्म की जो वैल्यू थी वो इंडिपेंडेंट थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने टैक्स लगाया, उन्होंने कहा कि टैक्स लगाते ही हमें यहाँ पे जो हमारा टैक्स बेनिफिट होता है, टैक्स शील्ड होता है, हमारी जो डेट है वो 100% ऑप्टिमल हो जाती है। मतलब हमारे लिए रिलेवेंट हो जाती है। तो एग्जाम में तुमसे सिंपल सा यही पूछा जाएगा कि एमएम का थ्योरी रिलेवेंट था या इररिलेवेंट था। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि क्या कहीं ऑप्शन में टैक्सेस को लेकर बातें मेंशन की गई हैं। अगर टैक्सेस है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए वो थ्योरी रिलेवेंट होगा। अगर टैक्सेस नहीं है, तो वो थ्योरी हमारे लिए इररिलेवेंस होगा। तो ये कहानी थी मोदिल गिलानी मिलर अप्रोच की। समझते हैं, चलो। उन्होंने कहा, 1958 वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे टैक्स नहीं हुआ करता था। उन्होंने एक पिज्जा एनालॉजी इस्तेमाल किया। बोला ये आपका पिज्जा है, ठीक है, होल स्लाइस है पूरा, आप इसको 4 स्लाइस में काट दो, चाहे 8 स्लाइस में काट दो, बातें इक्वल ही होंगी। ठीक है? लॉजिक उनका कहना था कि जो पिज्जा का साइज होता है,
पिज़्ज़ा का साइज़ जो होता है वो फर्म की वैल्यू होती है और फर्म की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि आप क्या इंग्रीडिएंट्स क्या कैसे बेक कर रहे हो। तो उनके हिसाब से इंग्रीडिएंट्स और बेकिंग मतलब था ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपके हो गए, ईबीआईटीज़ हो गई। आपके ये मैटर नहीं करता है आप उसको कितने भागों में बाँट रहे हो मतलब आपकी फर्म की जो मतलब पिज़्ज़ा जो है उसको कितने हिस्सों में काट रहे हो। हिस्सों में काटना इन द सेंस कि कितना उसमें डेट लगा रहे हो, कितना इक्विटी लगा रहे हो। पिज़्ज़ा की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ये था एमएम हाइपोथेसिस 1। तो सिंपल सी बात थी वहाँ पे इर्रेलेवेंस था। यहाँ पे उन्होंने बोला कि आर्बिट्रेज का कांसेप्ट यूज़ करते हैं। आर्बिट्रेज क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बायिंग एन एसेट इन अ चीप मार्केट एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग इट इन एन एक्सपेंसिव मार्केट। एक मार्केट से सस्ता खरीदो, दूसरे मार्केट में जाके महँगा बेच दो। अब देखना यहाँ पे समझना क्या क्यों आर्बिट्रेज का कांसेप्ट यहाँ पे लाया था उन्होंने। एमएम आर्ग्यूड दैट इफ टू आइडेंटिकल कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं मतलब दो सिमिलर कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में जिनमें से एक कंपनी डेट यूज करती है और अदर कंपनी जो है वो इक्विटी यूज करती है और उनकी जो टोटल वैल्यू है वो अलग है। ठीक है, बात समझ आई या नहीं? कंपनी ए, दोनों आइडेंटिकल कंपनीज है, कंपनी ए डेट का इस्तेमाल कर रही है और कंपनी बी इक्विटी का, लेकिन दोनों का जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू। तो यहां पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? आर्बिट्रेज के कंसेप्ट का इस्तेमाल करेगा। कैसे? इन्वेस्टर क्या करेगा? अपने जो शेयर्स है, ठीक है, वो ओवर वैल्यूड कंपनी में बेच देगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ए एक्सपेंसिव है, अभी ओवर वैल्यूड है, शेयर्स बेच दो। अब उसी पैसे वो क्या करेगा? पैसे से सस्ते मतलब जो अंडर वैल्यूड कंपनीज की शेयर जो है उसको खरीद लेगा। अब इससे क्या होगा? जो सेलिंग का जो प्रेशर होता है, ये एक्सपेंसिव प्राइस को कम कर देगा और बाइंग प्राइस को बढ़ा देगा, मतलब चीप प्राइस को। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों सेम पे ना आ जाए। मतलब आपने खरीदा बेचा, तो यहाँ जो फोर्सेस लगेंगी, ये इसको एक्सपेंसिव प्राइसेस को क्या करेंगी? कम कर देंगी और चीपर प्राइसेस को क्या करेंगी? बढ़ा देंगी। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा? लास्ट में जाके सेम वैल्यू पे आ जाएगा। तो आर्बिट्रेज जो है ये ग्रेविटी की तरह काम कर रहा है। ये एक इम्बैलेंस चीज़ को, दोनों अनइक्वल चीज़ को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हमारे एमएम मोदिग्लानी ने बोला कि जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, वहाँ पे हमारे लिए फर्म की वैल्यू में कैपिटल स्ट्रक्चर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। अब देखो अनलीवर्ड फर्म, जहाँ पे डेट 0% इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इस्तेमाल होता है। वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है। तो फर्म की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इक्विटी। लेवरेज्ड फर्म जहाँ पे डेट और इक्विटी दोनों इस्तेमाल हो रहा है एज़ अ फाइनेंशियल लेवरेज, तो वैल्यू फर्म क्या हो जाएगी? इक्विटी प्लस डेट। एमएम प्रूव्ड दैट इफ फर्म एल मतलब लीवर्ड फर्म की बात हो रही है, बिकम्स मोर वैल्यूएबल देन द फर्म अनलीवर्ड फर्म जस्ट बिकॉज़ ऑफ डेट। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? अपनी जो लीवर्ड फर्म है उसके बेच देंगे और क्या करेंगे? पैसे आ जाएँगे और उससे फर्म बाई के शेयर्स परचेज़ कर लेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? लीवर्ड फर्म की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी अनलीवर्ड फर्म की। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला था कि आर्बिट्रेज का कांसेप्ट लगेगा तो हमारे लिए इर्रेलेवेंस हो जाएगा। उनके कुछ क्रेज़ी असम्पशन्स थे, जैसे परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा, मतलब इन्वेस्टर रेशनल होंगे, इन्फॉर्मेशन फ्री होगा, कोई भी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं होंगी। होममेड लेवरेज होगा मतलब कॉर्पोरेट लेवरेज होगा, मतलब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर चाहे तो मनी बैंक से बोरो कर सकता है सेम इंटरेस्ट रेट पे। जैसे कि बिलियनियर बोरो करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट, तो उनको कंसेशन मिल जाता है। कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा, 100% डिविडेंड पे कर रहे होगे। मतलब कंपनीज़ अपने पास कुछ रखेंगी नहीं, सब के सब बाँट देंगी एज़ अ प्रॉफिट। होमोजेनस रिस्क होगा यहाँ पे। मतलब कंपनीज़ जो होंगी वो आइडेंटिकल रिस्क कैटेगरीज़ में बाँट दी जाएँगी। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी अलग थी, ये असम्पशन्स जो थे ये अच्छे नहीं थे। और यही असम्पशन तुमसे असर्शन रीज़न में पूछे जाएँगे एग्ज़ाम में। हाइपोथेसिस, यहाँ पे रियलिटी हिट करता है 1963 में। हाइपोथेसिस 2, यहाँ पे उन्होंने बोला कि अच्छा हम तो टैक्स के बारे में भूल ही गए थे। उन्होंने यहाँ पे अपॉलॉजी करी। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब अगर एक हम लोग रियल वर्ल्ड में रहते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स होगा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स हमें देना ही होगा। तो जैसे ही हम टैक्स देंगे तो हमारे यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, डेट का टैक्स शील्ड हमें मिल जाएगा और हमारे लिए
हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? तो टैक्स के साथ एमएम ने कहा कि 100% डेट जो होता है ऑप्टिमल होता है और उनकी थ्योरी जो है वो रिलेवेंट हो गई और एमएम ने डेविड डुरांट से एग्री कर लिया, एनआई अप्रोच से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टैक्स वाले सिचुएशन में? तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स, ठीक है? चलो एक और थ्योरी पढ़ लेते हैं, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी किसने दिया था? स्टीफर्ड मेयर ने। स्टीफर्ड मेयर्स ने दिया था 1984 के अंदर, जहां पे उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का आइडिया। उन्होंने कहा कि मैनेजर्स फॉर्मूलाज कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो एक सिंपल हायरार्की फॉलो करेंगे जो कि बेस्ड होगा उनके कन्वीनियंस पे और मार्केट स्क्रूटनी को अवॉइड करते हुए चलेंगे। क्या मतलब कैसा हायरार्की था समझना? सबसे पहले वो अपनी इंटरनल फंड्स को प्रेफर करेंगे लाइक रिटेन्ड अर्निंग को। उनको आसानी होगी यहाँ पे कोई भी नए शेयर्स इश्यू नहीं करने हैं, तो उनके लिए सबसे पहले जो ईज़ी होगा वो उसको प्रेफ़रेंस 1 में डालेंगे, लाइक रिटेन्ड अर्निंग। दूसरा, जब उनका इंटरनल फंड मतलब रिटेन अर्निंग खत्म हो जाता है तो उनका सेकंड ऑप्शन होगा बैंक लोन लेना मतलब डेट के पैसे लगाना। बैंकर्स तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे लेकिन आपकी ओनरशिप यहाँ पे नहीं जाएगी। तो आप सेकंड चॉइस आपका डेट होगा और थर्ड चॉइस होगा आपका इक्विटी शेयर्स, ठीक है? तो क्या मैंने सीक्वेंस बताया? रिटेन्ड अर्निंग मैं आर लिख रहा हूँ, रिटेन्ड अर्निंग सबसे पहले, फिर डेट, फिर उसके बाद इक्विटी। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो अब समझ लो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कि मैनेजर कैसे ये परफेक्टली डिसाइड करते हैं कि वो अगर डेट इशू करेंगे, डेट यूज करेंगे कि इक्विटी यूज करेंगे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। एक वो टेबल बना लेते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सा फाइनेंसिंग प्लान जो है उनको हाईएस्ट ईपीएस देने वाला है, ठीक है? और एक ऑप्टिमल होता है ना ईबीआईटी पे, रूल ऑफ थंब समझना है यहाँ पे, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है तो आप डेट इस्तेमाल करोगे। ये इसका रूल ऑफ थंब है, सिंपल सी बात। यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट, जहां पे एग्जैक्ट लेवल आपके ईबीआईटी का वेयर द ईपीएस इज मैथमेटिकली आइडेंटिकली, जहां पे आप 100% इक्विटी प्लान यूज करोगे और डेट प्लस इक्विटी। अगर उस इंडिफरेंस पॉइंट से आप बिलो हो तो आपके लिए इक्विटी बेटर है और उस इंडिफरेंस पॉइंट से अगर आप अबव हो तो उस सिचुएशन में आपको डेट प्लान आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। ओवर कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट देख लो यहाँ पे क्या होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रॉन्गली एस्टिमेट कर लेते हैं गलत तरीके से। जैसे एग्जांपल से समझना कि मान लो तुमने 10 करोड़ रेज कर ली अमाउंट, अब तुम एक छोटा सा चाय का टपरी खोल रहे हो जहाँ पे तुम्हें पूरे साल में 50,000 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। तुमने यहाँ पे अपने कैपिटल को ओवर कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है? अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या होंगे ओवर कैपिटलाइजेशन पता करने की? पहला, तुम देखोगे जो अर्निंग रेट होगी वो मार्केट एवरेज से कम होगी तुम्हारी, शेयर्स की वैल्यू ड्रॉप होती जाएंगी स्टॉक मार्केट में और तुम्हारे पास आइडल फंड्स रखे होंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? बायबैक कर लो अपने सारे शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को मार्केट से, डिवेंचर्स को रिडीम कर लो और अपने डेट को कम कर दो। तो टू मच कैपिटल चेजिंग टू लिटिल प्रॉफिट, यही कंसेप्ट है ओवर कैपिटलाइजेशन का। अंडर कैपिटलाइजेशन जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, जहां पे कंपनी को ज्यादा अमाउंट चाहिए लेकिन उसने कम रेज करके रखा है। मान लो तुम्हें एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करनी है और तुम्हारे पास 1 लाख कैपिटल है और तुम्हें अचानक से 50 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो तुम्हारा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल 5000% हो जाएगा। तो ये चीज अंडर कैपिटलाइजेशन है, अंडर कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट होता है। सिम्टम्स इसके वही, हाई ईपीएस हो जाएगा अचानक से, शेयर प्राइस अचानक से बढ़ जाएंगे तुम्हारे। डेंजर क्या होगा? कंपटीशन तुम्हारे मार्केट में बढ़ जाएगा। अब इसको एक बार पढ़ लेना। सेल्स स्टेबिलिटी जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। एनआई अप्रोच हमने देखा, एनओआई अप्रोच देखा, ट्रेडिशनल अप्रोच देखा, एमएम हाइपोथेसिस 1, एमएम हाइपोथेसिस 2, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी और ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना
और नेक्स्ट डे हो जो हमारा शायद हम लोग कैपिटल बजटिंग डिस्कस करेंगे डे 4 में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट डे में। आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो एंड करते हैं अपने आज के क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।